Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 16, Sustainable Management of Natural Resources of lesson 16, class 10th. Today our topic is management of forest. We need to consider if the goal of all the stakeholder कितने तरह के थे? 4. जो वन में रहते हैं, वन के आसपास रहते हैं, पहले तो वो उनको दावेदार मानना चाहिए. स्टेक होल्डर मीन्स दावेदार. सेकंड थे इंडस्ट्रियलिस्ट, जो उनको बेचते हैं, किसको? वन के प्रोडक्ट को या लकड़ियाँ बेचते हैं. तीसरा था गवर्नमेंट, जो वन विभाग के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था. क्या उन्हें हम स्टेक होल्डर मान लें? या फोर्थ थे जो नेचर के प्रेमी हैं, नेचर एंथोलॉजिस्ट. लेकिन मेनली जो उसके मूल निवासी हैं, जो वन के अंदर रहते हैं, वन के आसपास रहते हैं, वो ज़्यादा अच्छी तरह से वन को संभाल सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं. इसके कुछ एग्जांपल हैं कि अगर हम इंडस्ट्रियलिस्ट को माने, इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं कि उद्योगपति गवर्नमेंट के ज़्यादा पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं? फॉरेस्ट के रिसोर्सेज को कम दामों पे ख़रीद लेते हैं. जितना बाज़ार में रेट होता है उससे भी कम दाम पर उपलब्ध हो जाता है. क्यों? लोकल लोग और जो लोकल पीपल होते हैं उनके साथ ऐसा नहीं होता. चिपको आंदोलन जो हुआ था इसी मूवमेंट के आधार पर था. हग द ट्री मूवमेंट्स मीन्स उन्होंने पेड़ काटने देने से मना कर दिया था. किनको? ठेकेदारों को, जो इंडस्ट्री में उसको काट कर उद्योग धंधों के लिए पहुँचाते थे. ये मूवमेंट कहाँ हुआ था? गढ़वाल ज़िले के रेनी गांव में. जैसे ही कॉन्ट्रैक्टर आया काटने के लिए, 1970 में हुआ था ये, उसने पेड़ों को काटने के लिए अपने लोगों को भेजा. तो वहाँ पर मूल निवासियों में जो उनके पुरुष थे वे तो थे भी नहीं, औरतें बिना डरे ही वहाँ पहुँच गई और उन्होंने उन पेड़ों को अपने बाहों में भर लिया और पेड़ काटने से मना कर दिया. लास्ट में थक हार कर जो पेड़ काटने वाले थे उनको वापस जाना पड़ा. तो उन्हें पता था कि पेड़ कितने ज़रूरी हैं. अगर हम देखें कि जब कोई कॉन्ट्रैक्टर या कोई उद्योगपति है, वो जो पेड़ को काटता है तो जड़ से काट देता है, पेड़ ख़त्म ही कर देता है एक तरह से. लेकिन जो हमारे लोग हैं, मूल निवासी हैं, वो जो आसपास के लोग हैं, वो क्या करते हैं? छोटा उसका कोई टुकड़ा तोड़ दिया या उसकी कोई शाखा तोड़ ली, उसके पत्ते तोड़ लिए, लेकिन उससे क्या होगा? पेड़ पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होगा. तो चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस, पूरी जगह फैल गया. कम्युनिटी में सभी लोगों ने ऐसे करना शुरू कर दिया. जहाँ भी कोई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करने आते तो वहीं लोग पहुँच जाते. इससे एक अच्छा, क्योंकि उन्हें पता था कि फॉरेस्ट अगर वन रहेंगे, पेड़ रहेंगे तो बारिश अच्छी होगी, मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी और वाटर भी बढ़ेगा. उस एरिया में पानी जो वाटर टेबल है वो इंक्रीज हो जाती है. ज़मीन में पानी ज़्यादा रहता है क्योंकि जो फॉरेस्ट है बारिश लाने में सहायक होते हैं और वहाँ पर सॉइल इरोजन भी नहीं होता. अब एक एग्जांपल देखो, पीपल की पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट. लोगों का, आसपास के लोगों की पार्टिसिपेशन जरूर होनी चाहिए. क्यों? इन 1972 वेस्ट बंगाल में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोशिश की थी कि वहाँ साल के जो फॉरेस्ट थे ना वो ख़त्म हो रहे थे. उन साल के पेड़ों को डिग्रेड करने के लिए दोबारा फिर से उगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बार बार फेल हो रहे थे और उनको रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था. वहाँ पेड़ उग ही नहीं पा रहे थे. क्यों नहीं उग पा रहे थे? कि मूल निवासी और जो फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग थे वे आपस में लड़ रहे थे और ढंग से पेड़ों को उगाड़ने नहीं दे रहे थे और नक्सली भी हमला कर रहे थे. इसलिए फिर डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या किया, उसमें से एक जो उनका ऑफिसर था वो दूर की सोच रखने वाला था, फार सीकिंग फॉरेस्ट ऑफिसर AK बनर्जी. उसने मूल निवासियों की हेल्प ली, विलेजर्स की हेल्प ली और कितने एरिया में? 1272 हेक्टेयर में, इतने हेक्टेयर में साल के फॉरेस्ट लगाने की जिम्मेवारी मूल निवासियों को दे दी. उससे उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गया, एक तो उनको रोजगार मिल गया. उसके ऊपर हार्वेस्टिंग के टाइम पे जितना भी प्रोडक्ट आता ना उसका 25% उनको दे दिया कि तुम्हें 25% मैं दूंगा. तो उनकी भागीदारी होने से उन्होंने पेड़ों का ध्यान रखा. उन्हें वहाँ पर जलाने के लिए लकड़ी भी कम पैसे में मिल जाती थी. अपने जो उनके एनिमल थे ना वो वहाँ पे ग्रेजिंग की परमिशन भी दे दी. इस तरह से उनका भागीदारी होने से वहाँ पर थोड़े ही समय में बहुत अच्छे साल के पेड़ उग गए. और जिस वन को वो यूँ कह रहे थे कि यहाँ पर पेड़ नहीं उग सकते, वो वर्थलेस फॉरेस्ट था, थोड़े दिनों में ही उसकी वैल्यू कितनी होगी? 12.5 करोड़. इतने वैल्यू वहाँ के पेड़ों की बढ़ गई. इसलिए मूल निवासियों को जरूर उसमें पार्टिसिपेशन का मौका देना चाहिए वनों में को लिए. अब फॉरेस्ट अपने नेचुरल रिसोर्स पढ़ लिया. वाटर, पानी के बारे में मैंने 9th में भी पढ़ा था कि पानी के बिना कोई भी चीज़ संभव नहीं है. हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, लेकिन
हमने वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा था। हम जो ह्यूमन एक्टिविटी है वो क्या करती हैं, वाटर बॉडीज को पोल्यूट करती है। अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी कम कर देती है। पानी अगर हम लगातार कहीं से पानी निकालते रहेंगे तो वहाँ पानी की मात्रा कम होती चली जाएगी। अगर हम स्टडी करें रेनफॉल पैटर्न की अपने देश में, तो मेनली इंडिया में जो रेन है, बारिश है, मानसून पर डिपेंड करती है। इसका मतलब है मानसून तो कुछ ही महीनों में होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर, तो साल के कुछ महीनों में ही बारिश होती है। उस से अंडरग्राउंड वो जो हमारा पानी है उसका वाटर टेबल इंक्रीज होती है। लेकिन अगर हम लगातार पानी निकालते रहें तो वो कम हो जाएगा। तो हमें वाटर मैनेजमेंट करनी ज़रूरी है। वाटर मैनेजमेंट मीन्स हमें कुछ क्रॉप्स की डिमांड देखनी चाहिए कि कौन सी क्रॉप किस महीने में लगाएं। जिन्हें पानी की ज़्यादा नीड है उन्हें बारिश के मौसम में लगाना चाहिए। उसे पोल्यूट कम करना चाहिए पानी को। इसके अलावा जो लोकल लोग हैं, पहले क्या करते थे कि वो अपने हिसाब से कुछ बांध बना लेते थे, कुछ नहरें खोद लेते थे, या अपनी मैनेजमेंट खुद करते थे थ्रू आउट द ईयर। लेकिन अब धीरे धीरे जब यहाँ ब्रिटिश लोग आ गए, ब्रिटिश लोगों ने क्या किया, उन्होंने सारे के सारे कंट्रोल अपने हाथ में ले लिए। पानी के बड़े बड़े लार्ज स्केल के प्रोजेक्ट बनाने शुरू किए। उन्होंने लार्ज डैम बनाए, कैनल्स, बड़ी बड़ी नहरें खोदी, और ये सब कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फ़ायदेमंद तो रहा, लेकिन ये जो मेगा प्रोजेक्ट हैं फ़ायदेमंद तो थे, लेकिन इससे लोकल लोग दूर हो गए। लोकल इरिगेशन के मेथड सारे ख़त्म हो गए। गवर्नमेंट ने, अब जब ब्रिटिश लोग चले गए तो गवर्नमेंट ने भी यही तरीका अपना लिया। उन्होंने भी सारे सिस्टम अपने हाथ में ले लिए। इससे लोकल लोगों को, ये लोकल वाटर के सोर्स जो लोकल लोगों ने बनाए थे वे सारे ख़त्म होते चले गए, और ये चीज़ अच्छी नहीं थी। कैसे अच्छी नहीं थी, इसका एक एग्जाम्पल है कुल्ह इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में जैसे हम लोग तालाब बनाते हैं जिन्हें जोहोड़ बोलते हैं, कुल्ह, हिमाचल प्रदेश में कुल्ह खोदे जाते थे। वो कुल्ह क्या थे, हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े जो फव्वारे या झरने गिरते रहते थे, उन झरनों के पानी को नहरें खोद कर नालियों टाइप बनाते थे। नालियाँ खोदते लोग, उन नालियों के थ्रू कहाँ ले जाते, नीचे के गाँव तक, दूर दराज के जो गाँव है ना वहाँ तक पानी पहुँचाते। और इसका प्रयोग, इन कुलों का प्रयोग मैनेजमेंट सब स्थानीय लोगों के हाथ में था, विलेजर्स के हाथ में था। 2 या 3 लोग वो सारा काम करते थे कि किस कहाँ पानी पहले देना है, किसको उसके बाद पानी देना है। इन 2-3 लोगों की पेमेंट कौन करते थे, विलेजर्स करते थे अपने पैसों से। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इन कुल्हज को अपने कंट्रोल में ले लिया, जब इस इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इन कुल्हज को अपने कंट्रोल में ले लिया था, और अधिकतर क्या हो गया, मोस्ट ऑफ देम बिकम डिफंक्शन, मीन्स इनका फंक्शन ख़त्म हो गया, कुल्हे ख़त्म हो गए, और लोगों ने इसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। इस तरह से हमारे स्थानीय चीज़ें जो पहले सिंचाई के यूज होती थी वो सब ख़त्म होती चली गई। आज स्टूडेंट हम इतना ही पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से आप रीड कर लेना इस चैप्टर को, जहाँ तक मैंने पढ़ाया है आपको।